हाय गाइस, तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम वाइवा के क्वेश्चन कवर कर रहे थे। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ओम्स लॉ सबको पता है और मोस्टली पूछा ज़रूर जाता है ये। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए ओम्स लॉ, मैं बता नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, कुछ फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है, RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और ELCB अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। ठीक है, तो आई विश ये आप देख के ज़रूर जाइएगा, ये पूछ लेता है। तो देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हम वाट मीटर के 4 पॉइंट के बारे में। क्योंकि वाट मीटर के 4 पॉइंट पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए MLCV। तो M जो होता है मेन में जुड़ता है, ठीक है, मेन होता है। L जो होता है लोड में जुड़ता है, ठीक है। C जो होता है कॉमन होता है, और V जो होता है वोल्टेज के लिए होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा वाट मीटर के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ऑटो ट्रांसफार्मर में आते हैं। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग। ठीक है, उसी एक वाइंडिंग को हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कनेक्टेड भी होती है। वैसे ऑटो मतलब ट्रांसफार्मर जो नॉर्मल होते हैं उसमें कनेक्ट नहीं होती, वाइंडिंग आपस में सेपरेट होती है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, क्योंकि सिंगल वाइंडिंग होती है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर देख लीजिएगा, इसे अगर हम वेरिएक भी कहते हैं, ठीक है, और वेरिएबल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, सी और एल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सी आपका कैपेसिटर और इंडक्टर, इसके बारे में पूछ लेता है बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे कैपेसिटर का यूनिट पता होता है सबको, फैरेड पूछ लेगा, ठीक है। इंडक्टर का हेनरी, ठीक है। अब मेन पूछता है कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, क्या काम करता है। तो कैपेसिटर का ये ध्यान रखिएगा, ये अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और जो आपका इंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के बारे में ये देख लीजिएगा, ये एक्टिव मटेरियल नहीं होते हैं, ये कौन से होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं ये। ठीक है, और ये बायलेटरल होते हैं, और ये लीनियर एलिमेंट भी होते हैं। तो ये चीज़ लीनियर, एक्टिव और ये सब मैं पहली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब हम चलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन की तरफ। तो आपने रेजोनेंस की कंडीशन देखी होगी सीरीज सर्किट के लिए। तो क्या होता है, XL इज़ इक्वल टू XC, ये पढ़ लीजिएगा। और VL इज़ इक्वल टू VC भी होता है, ठीक है, क्योंकि V इज़ इक्वल टू IXL, ठीक है। VC अगर हम कहेंगे I इंटू XC, और VL इज़ इक्वल टू I इंटू XL। तो I से I कैंसिल हो जाता है, तो VL इज़ इक्वल टू VC भी होता है, और XL इज़ इक्वल टू XC भी होता है रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, अच्छा, रेजोनेंस की कंडीशन बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें ये ध्यान रखिएगा, करंट और इम्पिडेंस क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है और इम्पिडेंस आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। अच्छा, ये रेजोनेंस की सीरीज़ सर्किट के लिए है, ठीक है, सीरीज़ RLC सर्किट के लिए। अगर वो पूछ लेगा पैरेलल के लिए, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वालिटी फैक्टर, इसका फॉर्मूला देख लेना यार, ठीक है आप लोग। अच्छा, अब आते हैं हम, देखिए पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा शायद। इसमें आपको एक्टिव पावर, अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर देखने को मिलती है। तो अपरेंट पावर आपको पता है VI होती है सिर्फ, ठीक है। एक्टिव पावर आपकी क्या होती है, VI cos फाई, ठीक है, जहाँ cos फाई आपको पता है पावर फैक्टर होता है। अच्छा, रिएक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है आपकी VI sin फाई। ठीक है, तो ये 3 पावर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके कभी कभी सिंबल भी पूछ लेता है, हालांकि सिंबल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम अब चलते हैं, देखिए आप, ये आपका एफिशिएंसी, पोलैरिटीज़ पे चलते हैं हम लोग। देखिए, पोलैरिटी टेस्ट क्यों होता है ये भी पता देख लीजिएगा कि पोलैरिटी टेस्ट क्यों किया जाता है। ठीक है, और पोलैरिटी टेस्ट को करने का रीज़न क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जब दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाना होता है हमें, ठीक है, तो उसके लिए इसेंशियली जो कंडीशन होती है, वो पोलैरिटी का होना सेम ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, अगर पोलैरिटी सेम नहीं है और आपने दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चला दिया, ठीक है, और पोलैरिटी सेम नहीं है, जैसे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी और एडिटिव पोलैरिटी, तो अगर ये सेम नहीं है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो आपका ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पोलैरिटी करते क्यों हैं ये भी देख लीजिएगा, ये बता दिया आपको। एफिशिएंसी देख लीजिएगा, एफिशिएंसी क्या होती है, इसका फॉर्मूला पता है सबको, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है। अच्छा, एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की, ठीक है, चाहे ट्रांसफार्मर की हो चाहे आपकी शंट मोटर के लिए जो लोड टेस्ट होता है उसमें एफिशिएंसी
किसी की भी हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कम होती है, ध्यान रखिएगा। कॉपर लॉस और आयरन लॉसेस जब इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम शंट वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए तो डीसी मोटर में जो होता है आपकी शंट वाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिएगा। शंट वाइंडिंग शंट में लगी होती है यानी पैरेलल में, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो भी पैरेलल में होती है। दोनों वाइंडिंग पैरेलल में होती हैं, इसलिए शंट डीसी शंट मोटर कहा जाता है। और सीरीज़ में क्या होता है, ये दोनों वाइंडिंग जो होती हैं सीरीज़ में होती हैं, इसलिए उसे डीसी सीरीज़ मोटर कहा जाता है, ठीक है। और कंपाउंड में इसका कॉम्बिनेशन होता है, आप देख लीजिएगा फिलहाल। आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 3 पॉइंट स्टार्टर। एक्चुअली क्या होता है, डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर लगाते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर। तो कभी कभी ये पूछ लेता है 3 पॉइंट स्टार्टर में जो 3 पॉइंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो 3 क्या होते हैं, LA Z, ठीक है। तो L क्या है, लाइन से मेन से जुड़ा होता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से। और A आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़ा होता है, और Z जो है आपका फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आई विश ये समझ में आया होगा आपकी। तो देखिए अब हम चलते हैं रनिंग रिवर्सिंग वाले की तरफ, ठीक है ना। आपने एक सुना होगा, एक प्रैक्टिकल होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग रिवर्सिंग। उसमें क्या होता है, इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद क्या होता है, जो फेज सीक्वेंस होता है आपका RYB, उसको इंटरचेंज कर देंगे। अगर जैसे सपोज करिए RYB है 3 फेज इंडक्शन मोटर में फेज सीक्वेंस RYB, यहाँ पर नॉर्मल रेड ब्लैक और सॉरी RYB रेड येलो और ब्लू के लिए कहा गया है, ठीक है ना, 3 फेज के लिए। तो 3 में से किन्हीं 2 को जब इंटरचेंज करते हैं तो जो घूमने की डायरेक्शन होती है इंडक्शन मोटर की, 3 फेज इंडक्शन मोटर की, वो क्या हो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो रनिंग रिवर्सिंग में इतना ही होता है। उसमें बस ये ध्यान रखिएगा ड्यूअल स्टार्टर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो अब जो बचे क्वेश्चन रह गए हैं मैं उसको कवर कर लेता हूँ, जो मुझे ध्यान नहीं रहा कवर करने का, आप करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर को क्या हम डीसी पे चला सकते हैं, नहीं भाई डीसी पे नहीं चला सकते। ध्यान रखिएगा क्या होगा, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आप डीसी करंट या डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वाइंडिंग आपकी जल जाएगी। तो ट्रांसफार्मर में डीसी कभी अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम बैलेस्ट के बारे में। बैलेस्ट छूट गया था। बैलेस्ट एक्चुअली आपका क्या नाम है, चोक की बात कर रहे हैं हम। चोक में क्या होता है, चोक हमारा इस तरीके से वर्क करता है, हमें इनिशियली जो होता है वोल्टेज हायर चाहिए होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब ट्यूबलाइट स्टार्ट करते हैं तो जो है आपका जो कैथोड होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना होते हैं, उसके लिए हमें कैथोड को गर्म करना होता है। तो इंडक्टर जो होता है, चोक जो आपकी, वो स्टार्टिंग में स्पाइक वोल्टेज देती है लमसम 600 से 1000 के बीच में। 1000 वोल्ट, 600 से 1000 वोल्ट के बीच में स्पाइक वोल्टेज देती है, जिससे वो जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है, उससे क्या निकलने लगते हैं फिर इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है ट्यूबलाइट जल जाती है, ठीक है। तो बैलेस्ट को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सएल एक्सी के फॉर्मूले रह गए थे। देखिए एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl होता है, एक्सी इज इक्वल टू 2πfc, ठीक है। यही तो होता है ना, देख लेना अगर गड़बड़ हो, ठीक है। अब देखिए, अब एक पूछ लेता है डीसी और एसी में कौन सी खतरनाक होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर हम छोटे लेवल पे बात करें 220 वोल्ट पे, तो एसी ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि हालांकि डीसी भी खतरनाक होती है, क्योंकि एसी की वैल्यू क्या होती है, 312 तक जाती है मैक्सिमम वैल्यू जो है, ठीक है। डीसी इसलिए खतरनाक कह सकते हैं क्योंकि डीसी जो है हमारी छोड़ती नहीं है, एसी हमारी छोड़ देती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं। देखिए कुछ पीक फैक्टर है, आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है मैं सारे क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ इसमें, ठीक है। और डीसी का पावर फैक्टर 1 होता है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ़िलहाल देख लीजिएगा। तो आई विश ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, आपका जो क्वेश्चन रह गया मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।